हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हम सभी ने ये समझा था कि किस तरीके से बेल्जियम में दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में टेंशन्स राइज हुई थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम के लीडर्स ने इस टेंशन को रिड्यूस किया, कंट्रोल किया अकोमोडेशन के थ्रू। मतलब कि उन्होंने बेल्जियम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें सभी कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रह सकें। हमारे आज के इस लेक्चर का नाम होगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, जहां पर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम के लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि उनके देश में काफी ज्यादा डिफरेंसेस और डाइवर्सिटीज हैं जिसको अकोमोडेट करना उनके लिए जरूरी है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा द बेल्जियन मॉडल। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि बेल्जियन लीडर्स लेकर आते हैं बेल्जियम में, ताकि वहां पर सभी लोगों को अकोमोडेट किया जा सके और सभी लोग साथ में मिलकर रह सके। इसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक होगा द कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियन मॉडल का ही एक हिस्सा है और इस टॉपिक में हम इसी गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक आप सभी के चैप्टर में अकोमोडेशन इन बेल्जियम वाले टॉपिक के इस हिस्से में दिया गया है। तो शुरू करते हैं अब इस टॉपिक के साथ। हमारा सबसे पहला पॉइंट है बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। मतलब बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने ये बात को समझा, इस बात को पहचाना कि उनके देश में काफी ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं। हम सभी ने ये पढ़ा है कि बेल्जियम में रीजन के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर काफी ज्यादा डिफरेंसेस और डाइवर्सिटीज हैं। बेल्जियम में 3 रीजन्स हैं, जैसे कि फ्लेमिश रीजन, वलून रीजन और कैपिटल रीजन ब्रसेल्स, जिनमें आपस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इसी के साथ साथ बेल्जियम में कल्चरल मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी काफी डिफरेंसेस हैं। वहां पे 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन। बेल्जियन लीडर्स ने रियलाइज कर लिया था कि कैसे उनके देश में अलग अलग हिस्सों में टेंशन्स बढ़ती जा रही थी और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि इन सभी डिफरेंसेस को खत्म किया जाए और लोगों को साथ में मिलकर रहना सिखाया जाए। मतलब कि इन सभी लोगों को देश में अकोमोडेट किया जाए। श्रीलंका में वहां के लीडर्स ने काफी ज्यादा डिफरेंट अप्रोच ली थी। वहां पे लीडर्स ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स का सहारा लिया और एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट किया। लेकिन बेल्जियन लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ को, एक डिफरेंट राह को चूज किया। उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से उनके देश के इन डिफरेंसेस को सप्रेस किया जाए, मतलब कि रिड्यूस और खत्म कर दिया जाए, ताकि सभी लोग खुशी खुशी एक ही देश में रह पाए और उनका देश ग्रो कर पाए। इसीलिए बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। इसी गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए बेल्जियन लीडर्स ने 1970 और 1993 के बीच 4 बारी 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बारी बदला। सबसे पहला बदलाव आया 1970 में, उसके बाद सेकंड बारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 1980 में, थर्ड अमेंडमेंट आया 1988 और 1989 के बीच में और फोर्थ एंड लास्ट अमेंडमेंट आया था 1993 में। इसके बाद a new arrangement for peaceful coexistence was created called the Belgian model। इन सभी अमेंडमेंट्स के बाद जो 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियन लीडर्स लेकर आए थे, इसके बाद बेल्जियम में एक नया अरेंजमेंट क्रिएट हो गया था जिसका नाम था बेल्जियन मॉडल, जिसकी मदद से बेल्जियम में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश किया गया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जहां पे सभी बेल्जियम के लोग, चाहे वो किसी भी रीजन से बिलोंग करें या किसी भी कल्चर से बिलोंग करें, वो सभी एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर पाए, मतलब कि पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाए।
तो इस टॉपिक में हमने क्या समझा कि बेल्जियन लीडर्स ने एथनिक टेंशंस को देखकर ये रियलाइज किया कि उनके देश में काफी ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं जिनको अकोमोडेट करना उनके लिए जरूरी है। जिसके बाद उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में 4 बारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जिसके बाद उनके देश को एक नया अरेंजमेंट मिला जिसका नाम था बेल्जियन मॉडल। इसी के साथ हमारा ये सबसे पहला टॉपिक जो कि था इंट्रोडक्शन, ये खत्म होता है। अब हमारा बेस क्लियर हो चुका है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आखिरकार ये बेल्जियन मॉडल था क्या। ये टॉपिक आप सभी के चैप्टर में यहां से यहां तक दिया गया है। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं बेल्जियन मॉडल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ Dutch and French speaking ministers are equal in the central government। मतलब कि सबसे पहला अमेंडमेंट, सबसे पहला बदलाव जो बेल्जियम में लाया गया वो ये था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी होंगे। मतलब कि अगर गवर्नमेंट में 10 डच भाषा बोलने वाले मिनिस्टर्स हैं तो 10 ही फ्रेंच भाषा बोलने वाले मिनिस्टर्स भी वहां पर मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ एक ये भी बदलाव लाया गया कि कुछ स्पेशल लॉज को बनाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए हर एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और ये सारे मेजर्स क्यों लिए गए? इसलिए लिए गए ताकि कोई भी एक कम्युनिटी अपना दबदबा ना बना पाए सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ताकि कोई भी ऐसा लॉ ना बन पाए जिसकी मदद से किसी एक ही कम्युनिटी को फायदा हो। तो बेसिकली पावर का मिसयूज खत्म करने के लिए यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया और मेजॉरिटी होनी चाहिए लॉ को बनाने के लिए, ये वाला भी एक क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि कैसे 1950 के बाद से न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के बेसिस पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को दिया जा रहा था। तो यहाँ पर उसी को रिड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव लाया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है many powers of the central government have been given to the state governments of the two regions of the country। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। और ये स्टेट गवर्नमेंट्स कहाँ की थी? 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि बेल्जियम में तो 3 रीजन्स थे, फ्लेमिश, वलून और कैपिटल रीजन। तो यहाँ पे कौन से 2 रीजन की बात हो रही है? यहाँ पे फ्लेमिश रीजन जो कि नॉर्थ में है और वलून रीजन जो कि साउथ में है, उन दोनों रीजन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया, एक फ्लेमिश रीजन के लिए और एक वलून रीजन के लिए। और उन दोनों ही रीजन की गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कई सारी पावर्स दे दी गई ताकि वो दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने रीजन्स को संभाल पाए, गवर्न कर पाए और अपने मुताबिक डिसीजंस को ले पाए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है और वो ये कि यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ेगी या उनके मुताबिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं था। यहाँ पर मेंशन किया गया कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे। मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं आएंगी। इन दोनों के पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी है और डिसीजन मेकिंग पावर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर बात हो रही है तीसरे रीजन की जिसका नाम था ब्रसेल्स। अब यहाँ पर ब्रसेल्स के लिए सेम स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाई गई लेकिन एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें याद होगा कि ब्रसेल्स का एक स्पेशल प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है कि ब्रसेल्स में कंट्री लेवल से दूसरा एथनिक कॉम्पोजिशन है। यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में है और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में।
और इसी वजह से ब्रसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया और इस सेपरेट गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों को। मतलब जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को, सिमिलरली ब्रसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट में भी दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हो सकता है जो ब्रसेल्स की फ्रेंच कम्युनिटी थी जो मेजॉरिटी में थी, उनको दिक्कत हो सकती थी कि क्यों इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जबकि हम यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं। उनको प्रॉब्लम इसीलिए नहीं हुई क्योंकि कंट्री लेवल पर डच भाषा बोलने वाले लोगों ने भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया था, इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट किया था कि दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब क्योंकि डच वहां पर मेजॉरिटी है और उसके बावजूद उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, इसीलिए ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने भी इस कंडीशन को, इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट किया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, देयर इज अ थर्ड गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अब ऊपर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा और एक सेपरेट गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ा। अब इन दोनों के अलावा यहाँ पर एक थर्ड गवर्नमेंट भी है जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट किसी रीजन के बेसिस पे नहीं बनाई गई थी, ये गवर्नमेंट कल्चरल बेसिस पे बनाई गई। मतलब कि क्योंकि बेल्जियम में लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी थी, इसीलिए उस देश में कम्युनिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया और ये थी यहाँ की थर्ड गवर्नमेंट। तो हमने इस टॉपिक में क्या समझा कि टोटल 4 रिफॉर्म्स, 4 अमेंडमेंट्स को लाया गया बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों ही इक्वल नंबर में होंगे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 2 रीजन्स के लिए फ्लेमिश और वलून स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर्स दी गई और ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होंगी, इस बात को भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा कि कैसे ब्रसेल्स, जो कि वहाँ का कैपिटल रीजन है, वहाँ के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई दोनों ही कम्युनिटीज को। और इनके बाद हमने थर्ड गवर्नमेंट के बारे में समझा जिसका नाम था द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है जिसका नाम था द बेल्जियन मॉडल। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पेज में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चर के बेसिस पे बनाई गई थी, तो इसी बात को हम याद रखेंगे और सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। द कम्युनिटी गवर्नमेंट was elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। मतलब यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता था? उसी कम्युनिटी के लोग। मतलब यहाँ पर 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया। सबसे पहली थी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसके बाद थी फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और थर्ड थी जर्मन स्पीकिंग लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन तीनों ही कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे उनको कौन इलेक्ट करता था? इन्हीं के कम्युनिटी के लोग। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है, दैट नो मैटर वेयर दे लिव। मतलब कि वैसे बाकी जो भी गवर्नमेंट्स बनाई गई थी वो रीजनल बेसिस पे थी। तो जैसे कि जो वलून रीजन की गवर्नमेंट थी वो सिर्फ वलून रीजन के लोगों को ही गवर्न कर सकती थी, लेकिन जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये अपने कम्युनिटी के सभी लोगों को गवर्न कर सकती थी, चाहे वो किसी भी रीजन में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, डच भाषा बोलने वाले लोग फ्लेमिश रीजन में भी थे और ब्रसेल्स रीजन में भी थे, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट दोनों ही रीजन के डच भाषा बोलने वाले लोगों को गवर्न कर सकती थी।
इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इनके पास भी कुछ पावर्स थी, और वो क्या थी? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट इन तीनों से रिलेटेड कोई भी जो इश्यूज होते थे उन पर डिसीजंस ले सकती थी। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर होती थी कि ये अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे या एजुकेशन के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे, उन सब पर खुद से डिसीजंस ले सकती थी। ये डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और ऐसा स्टेप क्यों लिया गया? ऐसा इसीलिए किया गया ताकि किसी भी एक कम्युनिटी को ऐसा महसूस ना हो कि दूसरी कम्युनिटी उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है या उनकी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, उनकी कम्युनिटी को किसी भी तरीके से निग्लेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, जो भी बातें थी, उन सभी पे ये खुद डिसीजंस ले सकते थे ताकि इनको बिल्कुल भी साइडलाइन फील ना हो। इसके बाद क्या होता है? These arrangements helped to avoid civic strife and a possible division of the country. भले ही ये कल्चरल और अलग-अलग बेसिस पे जो गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इन सभी अरेंजमेंट्स के वजह से एक फायदा हुआ, और वो ये कि ये एक देश दो हिस्सों में बंटने से बच गया। इन अरेंजमेंट्स के वजह से वहाँ के लीडर्स सिविक स्ट्राइफ को अवॉइड कर पाए। सिविक स्ट्राइफ का मतलब है लोगों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनको ये लीडर्स कंट्रोल कर पाए, अवॉइड कर पाए, और साथ ही साथ अपने देश को दो हिस्सों में बंटने से भी बचा पाए। इन अरेंजमेंट्स को इन्होंने बहुत अच्छे से अपने देश में इम्प्लीमेंट भी किया, मल्टीपल लेवल पे पावर को शेयर किया ताकि हर एक कल्चर के लोग, हर एक रीजन के लोग जो हैं वो सैटिस्फाइड रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी पीसफुली जी पाए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो आप सभी के बुक में भी दिया गया है। ये एक स्ट्रीट एड्रेस है बेल्जियम में। इन दोनों ही स्ट्रीट एड्रेसेस में फ्रेंच और डच दोनों ही भाषा में एड्रेस को लिखा गया है। अगर आप सबसे ऊपर वाला एड्रेस देखें तो सबसे पहले फ्रेंच भाषा में यहाँ पर लिखा गया है और उसके बाद डच भाषा में। सिमिलरली इस साइन बोर्ड में भी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया गया है स्ट्रीट एड्रेस को बताने के लिए। तो इसी तरीके से, इसी तरीके के अरेंजमेंट की मदद से बेल्जियम में अकोमोडेशन लाने की कोशिश की गई और पीस को मेंटेन करने की कोशिश की गई। इसी के वजह से यूरोप की कई सारी कंट्रीज बेल्जियम से इंस्पायर भी हुई। उन्होंने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम, जिस देश में रीजन और कल्चर के आधार पे इतनी डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस थे, उस देश में किस तरीके से लीडर्स ने सब चीजों को स्टेबलाइज किया, पावर को बैलेंस किया और पीस को मेंटेन किया। और इसीलिए when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. जब यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने के लिए यूरोप की कई सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई, तो बेल्जियम से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ब्रसेल्स को, जो कि बेल्जियम का कैपिटल था, उस जगह को अपना हेडक्वार्टर्स बनाया। तो इसी के साथ हमारा ये आखिरी टॉपिक, जिसका नाम था द कम्युनिटी गवर्नमेंट, भी खत्म होता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से वक्त रहते बेल्जियम के लीडर्स ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि उनके देश में पीस मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और सिविक स्ट्राइफ ना हो और उनके देश का भी बंटवारा ना हो। उन्होंने मल्टीपल लेवल पर पावर को शेयर किया ताकि हर एक कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल पावर मिले और इक्वल वॉइस मिले। और ये था हमारा बेल्जियम का केस स्टडी। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।